जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे, एक तो कल वाला कंसेप्ट हमारा रह गया था, रेलिवेंस वाला, बिल्कुल उसको सीखेंगे। फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोसीजर सीखेंगे। कोई क्वेश्चन हो कल के लेक्चर में से, जितना हमने पढ़ा था तो पूछ लें। चैप्टर 2 में से पूछ लें। हमने पढ़ा था कि सारे स्टैंडर्ड्स की इसका रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। फिर अगर ऑडिटर ऑडिट क्लोज करने वाला हो 2 दिन में और कोई न्यू स्टैंडर्ड आ जाए तो सर फिर उसमें बोला करेगा। उनका क्वेश्चन यह है कि हमने ऑल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, अगर ऑडिट कंप्लीट होने के करीब वो 2-3 दिन रह गए और नया स्टैंडर्ड आ जाए तो क्या उसको पूरा करना है? याद रखें, जब भी कोई नया अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आता है ना, इश्यूएंस की डेट से ही एप्लीकेबल नहीं होता, 2-3 साल का टाइम दिया जाता है, 2-3 साल का टाइम दिया जाता है, उसके बाद एप्लीकेबल होता है, तो वो कंप्लाई करना जरूरी नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन? रेलिवेंस को, बिल्कुल रेलिवेंस को 1 नहीं 2-3 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, हाइब्रिड वाले हो गए, वो रिकॉर्डिंग में दे दिया था। क्या ऑडिटर ने वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दौरान जो एविडेंस ऑब्टेन करता है, क्या ऐसा होता है कि मैनेजमेंट उसे जो भी एविडेंस प्रोवाइड करती है वो उसी को चेकिंग करता है, या वो खुद से भी अलहदा से मजीद एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करता है, अदर सोर्सेज से भी वो अलहदा से भी कोशिश करता है, ठीक है, ताकि जितना ज्यादा एविडेंस मिल सके। इसको हम कहते हैं, जो ऑडिटर खुद से अलग से एविडेंस कलेक्ट करके मैनेजमेंट ही की बात को वेरीफाई करने की कोशिश करता है ना, इसे हम कहते हैं कॉरोबरेटिव एविडेंस। कॉरोबरेटिव मुश्किल सा लफ्ज है, CORROBORATIVE, कॉरोबरेटिव एविडेंस। C फॉर कॉरोबरेटिव एविडेंस, C फॉर कन्फर्मिंग एविडेंस। तो जो मैनेजमेंट उसे स्टेटमेंट दे दे वो तो एविडेंस है, उसको चेक करना है, कुछ एविडेंस हमें वहीं से मिल जाएगा, मैनेजमेंट दे देगी। अगर ऑडिटर खुद से कोई एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करता है खुद से, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर? कॉरोबरेटिव। वो भी उसने काम करना होता है, उसे कॉरोबरेटिव एविडेंस कहते हैं। जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेड डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। वो क्लाइंट की प्रेमिसेस को सर्च नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे डेटर्स को लेटर लिख के उनसे पूछ सकता है, क्रेडिटर से पूछ सकता है। ठीक, अच्छा अब सुन लीजिए, अब जो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं ये एक अहम कंसेप्ट है। इसे मैं इस कंसेप्ट की वजह से नहीं सिखा रहा, क्योंकि इस कंसेप्ट की वजह से सिखाना होता ना तो मैं सिखाता ही ना, क्यों भला, ये आई क्या पूछता ही नहीं है। मैं इस कंसेप्ट को सिखा रहा हूं अपने फ्यूचर कंसेप्ट को ज़हन में रखिएगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। आपने काउंटिंग पढ़ी है, इंट्रो? प्यारे भाई, इंट्रोडक्शन टू काउंट PRC में एग्जाम, अच्छा एग्जाम थी ना, FR1 तो पढ़ी होगी, चले वही। उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन के बारे में कभी सुना है आपने कि सेल्स की कैसे होती है, जरा स्टेप्स क्या होते हैं बताइए। है कोई क्लास में काउंटिंग एक्सपर्ट जो मुझे ये बताए सेल की ट्रांजैक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं? जनरल में पहले जाती है, गलत, सेल पहले जनरल में रिकॉर्ड होती है। हाँ जी, सबसे पहले कस्टमर आके ऑर्डर देता है, उसको फिर चीजें डिस्पैच की जाती है, तो एक अहम डॉक्यूमेंट बनता है जिसे क्या कहते हैं? GDN। GDN आपने पहले सुना हुआ है? ऑडिट से पहले कभी GDN सुना है आपने? गुड्स डिस्पैच नोट। ये कब बना, ये सुना गुड डिस्पैच, ये कब बनाया जाता है? जब चीजें कस्टमर को डिस्पैच। मेरा काम आसान हो गया। क्लास में कोई स्टूडेंट, हाइब्रिड क्लास में कोई स्टूडेंट जिसने कभी गुड्स डिस्पैच नोट या GDN का नाम ना सुना हो, हाथ उठाइए। शाबाश, अब सुन नहीं आना। गुड्स डिस्पैच नोट या GDN वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम तब बनाते हैं जब कस्टमर को चीजें डिस्पैच भेज देते हैं, भेज सेंड कर देते हैं, ठीक है। गुड्स डिस्पैच नोट के बाद एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसे कहते हैं सेल इनवॉइस। गुड डिस्पैच नोट और सेल इनवॉइस में फर्क ये होता है, गुड्स डिस्पैच नोट में सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है,
सेल इनवाइस में अमाउंट भी लिखी होती है, क्वांटिटी भी और अमाउंट भी। गुड डिस्पैच नोट इस बात का सबूत होता है कि चीजें डिस्पैच कर दी हैं, जेन्युइन है सेल। और सेल इनवाइस इस बात का सबूत होता है कि सेल तो जेन्युइन है, अमाउंट भी ठीक है। फिर इसके बाद सेल इनवाइस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह। हमारे लिए हम बजाय ये कि जब हमने ये कहना होता ना कि एक ट्रांजैक्शन, जब हम ऑडिटर्स ने ये कहना था प्रैक्टिस में कि एक ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई है, तो हम ये नहीं कहते, हालांकि कहना ऐसा ही चाहिए कि सेल्स इनवाइस जर्नल में रिकॉर्ड हो गई, जर्नल से लेजर में पोस्ट हो गई, लेजर से बैलेंस ट्रायल बैलेंस में अपडेट हो गया, कहना यही चाहिए। लेकिन हम इस सारे प्रोसेस को अननेसेसरीली डिले या लेंथी नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक बात करते हैं, क्या इनवाइस जीएल में रिकॉर्ड हो गई। इनवाइस जीएल में रिकॉर्ड हो गई, इसका मतलब क्या है कि जर्नल में भी हो गई, जर्नल से लेजर में भी गई, और लेजर जीएल से मतलब जनरल लेजर, जीएल तो सुना होगा आपने। शाबाश। तो जनरल लेजर से ऑटोमेटिकली अकाउंट बैलेंस में भी चली गई है। ये सारा हम एक ही दफा, क्योंकि बार बार हम सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, तो जब हमने ये कहना होता है ना कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम हर बुक का अलग नाम नहीं लिखते, सिर्फ एक बुक का नाम लिखते। एक का क्या, जर्नल लेजर, कि इनवाइस हैज बीन रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर या जीएल, यही है ना। चलिए, तो जो सेल्स का सिस्टम मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, सेल्स का सिस्टम ये है कि सेल्स पहले, अब मैं छोटे मोटे स्टेप्स साइड पे कर रहा हूं, कोर स्टेप्स आपके सामने रख रहा हूं कि पहले गुड्स डिस्पैच नोट बनता है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम में सेल्स रिकॉर्ड होती है। भाई ये बात समझ आ रही है? पहले क्या है बाद में क्या है, ये लाजमी क्लियर होना चाहिए। पहले जीडीएन बनता है, गुड डिस्पैच नोट, फिर उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम में सेल्स रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड हो से फर्ज कीजिए 10 मिलियन की है। गुड डिस्पैच नोट और सेल इनवाइस जो होगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम, ये भी कितने की होंगी? 10 की ही होंगी। भाई गुड डिस्पैच नोट 10 है तो इधर रिकॉर्डिंग भी 10 होगी, ऐसा तो नहीं गुड डिस्पैच नोट 8 है और रिकॉर्डिंग 10 हो जाए। देख ये बात समझ आ रही? पूरी तरह अटेंटिव। आज के लेक्चर का सबसे टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इस कंसेप्ट के लिए अहम है ही नहीं, लेकिन फ्यूचर के कंसेप्ट्स के लिए अहम है। पूरी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करनी है। टेक्निकल है, ट्रिकी है, कोशिश कीजिएगा आप समझ जाएं। ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होती है, पहले कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है। सेल्स की ट्रांजैक्शन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, सेल्स एग्रीमेंट, गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवाइस वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने के लिए अननेसेसरी डिटेल ओमिट कर रहा हूँ, सिर्फ एक जीडीएन का नाम ले रहा हूँ। इसी तरह अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल भी है, लेजर भी है, ट्रायल भी है, इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है। लेकिन मैं अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम या सिर्फ जीएल का नाम लूंगा। अकाउंटिंग सिस्टम या सिर्फ जीएल। असूली तौर पे अगर काम सारे ठीक चल रहे हो ना, तो अगर गुड डिस्पैच नोट 10 हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज भी 10 ही होंगी। और ये ऐसे चलेगा, ऐसे एरो ऐसे आएगा, पहले ये फिर ये, एरो की डायरेक्शन पे ध्यान देना। अकाउंटिंग सिस्टम में 10। हम वेरीफाई करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही होती हैं इनको। अगर आपने नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने चेक करना है ना कि ये इनकम स्टेटमेंट में जो 10 की सेल रिकॉर्ड हुई है ठीक है कि नहीं, आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ का सैंपल सेलेक्ट करेंगे जैसे 6, और देखेंगे उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है तो ठीक है,
वरना स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन फेक रिकॉर्ड हुई है। पिक कर रहे हैं कंसेप्ट को? जी हाइब्रिड में से बताइए क्या कंसेप्ट पिक कर रहे हैं आप? हाइब्रिड में से आवाज सुना दीजिए कोई। यार हाइब्रिड वाले हमारे माइक वाले भाई में सोच लग रहा है यार, जल्दी कर दिया कर। शाबाश शाबाश। यहां पे अब ट्विस्ट आने लगा है, इधर ही पूरी तवज्जो इधर चाहिए। हमने जब वेरिफिकेशन करते हैं ना, अच्छा पहले आसान अल्फाज में समझाऊं फिर टेक्निकल वर्ड ऐड करूं कि पहले टेक्निकल वर्ड ऐड करूं? पहले आसान सुन ले, आसान भाषा में पहले। जब हमने वेरिफिकेशन करनी होती है ना इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की किसी भी अमाउंट को, हमने दोनों चीजें देखनी है। पहली चीज ये ओवरस्टेट ना हो, दूसरी चीज ये अंडरस्टेट ना हो। पहली चीज क्या दोनों चीजें देखनी चाहिए। ओवरस्टेट, हालांकि कुछ एरियाज में रिस्क ओवरस्टेटमेंट का ज्यादा है, कुछ में अंडरस्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है। सेल्स में ओवरस्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है, परचेजेस में अंडरस्टेटमेंट का, लेकिन हमने एज वेरीफाई दोनों को करना है। हाँ किसी पे प्रोसीजर जहां पे रिस्क ज्यादा, जिस साइड पे रिस्क ज्यादा उस साइड पे प्रोसीजर कम। स्टैंडर्ड इस बात को कहता है जिस असर्शन में रिस्क ज्यादा वहां पे प्रोसीजर ज्यादा। हम क्या कह रहे हैं कि सेल्स में या कोई भी एरिया उस पर अगर ओवर स्टेटमेंट वाली साइड पे रिस्क ज्यादा है तो ओवर स्टेटमेंट पे ज्यादा प्रोसीजर होंगे, अंडर स्टेटमेंट वाली साइड पे रिस्क ज्यादा है अंडर। लेकिन वेरीफाई दोनों को करना है, ये मैं सिखा रहा हूं आपको, वेरीफाई दोनों को करना है। हाँ अगर आपको लगे कि किसी एक साइड पे रिस्क ज्यादा है ओवर तो फिर वो ज्यादा कर लें। जैसे नॉर्मली हम सेल्स को वेरीफाई करते हुए ओवर स्टेटमेंट को ज्यादा चेक करते हैं, अंडर स्टेटमेंट भी चेक होती है लेकिन कम, क्योंकि गलती तो किसी भी साइड पे, फ्रॉड होगा तो ओवर स्टेटमेंट का, गलती होगी तो वो तो दोनों साइड पे हो सकती है। ये किया कंसेप्ट? नहीं किया। बताइए परचेजेस में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है कि अंडर स्टेटमेंट का? शाबाश। डेटर्स में ओवर स्टेटमेंट, बेहतरीन। क्रेडिटर में कौन सा रिस्क ज्यादा है? शाबाश। इन आखिरी सवाल अगर इन्होंने सही बता दिया तो आगे चलेंगे, वरना नहीं। इन्वेंट्री में कौन सा रिस्क ज्यादा है? ओवर। शाबाश, बिल्कुल। तो एग्री करते हैं हमें ओवर स्टेटमेंट भी चेक करना चाहिए। अब मैं सेल्स की एग्जांपल को ही लेके आगे चलता हूं, ठीक है? सेल्स में हमें ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है कि अंडर? दोनों को। बता क्या रहा है कि आपका मकसद और आपके प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। बता क्या, अब मैं बता क्या रहा हूं कि आपका प्रोसीजर और आपके मकसद में लॉजिकल कनेक्शन होना, यानी मतलब क्या, अगर आप ओवर स्टेटमेंट मकसद है, मकसद क्या है? ओवर स्टेटमेंट चेक करना, तो आपका प्रोसीजर कुछ और होगा। और अगर मकसद है अंडर स्टेटमेंट चेक करना, प्रोसीजर कुछ और होगा। नहीं समझ आई? ना ना नहीं समझ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सुने सुने, अब सोच के बताइएगा। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे सीनियर ने कहा सेल्स को वेरीफाई करो, मैंने कहा सर सेल्स में दोनों वेरीफाई करूंगा, रिस्क ज्यादा क्या है? उसने कहा सेल्स में हमारा रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का। अब मैं सोच रहा हूं, आपने बताना मेरी सोच सही है कि गलत है। मैं सोच रहा हूं, चलो सही भी ठीक है गलत भी ठीक है, ना शुक्र है गंदी नहीं बोल दिया इसने। आपका पता कुछ नहीं है, गलत भी ठीक है, गलत सोच में कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम भाई, कोई ज्यादा देर हो जाए ना कुछ तो अपने आप को भी जुगत लगा लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग जीडीएन, अकाउंटिंग सिस्टम। सीनियर ने क्या कहा? सीनियर ने कहा कि रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का, यानी क्लाइंट ने एक्चुअली सेल 10 की होगी, रिकॉर्ड 12 की कर दी होगी। फिर सुने, ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ज्यादा कर दी होगी, ठीक है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से आउटसाइड जाए ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ तो 10 ट्रांजैक्शन होगी, और अगर अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ जाए 12 होंगी। मैंने कहा अभी, अब आपने मुझे बताना है मैंने प्रोसीजर सही सिलेक्ट किया। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं
अकाउंटिंग, क्योंकि ओवर स्टेटमेंट का मतलब है मैं जिन ट्रांजैक्शन को ढूंढना चाह रहा हूं वो यहां पड़ी हैं, तो मैं अपना सैंपल सेलेक्ट करूंगा रिकॉर्डेड अमाउंट से। कहां से? रिकॉर्डेड अमाउंट से मुराद जो हमारे सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मैं अपना सैंपल सेलेक्ट करूंगा रिकॉर्डेड अमाउंट से और फिर इसको चेक करूंगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। मैं जिस ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल गया वो ठीक, और जिस ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब वो फेक है, वो ओवरस्टेटेड है। बताइए कंसेप्ट ठीक है कि नहीं? पक्का? अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ओवर स्टेटमेंट को चेक करना चाहता हूं तो मुझे सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए रिकॉर्डेड अमाउंट का और मुझे चेक करना चाहिए स्पोर्ट, जो कि आउटसाइड काउंटिंग सिस्टम है। आउटसाइड काउंट, ये आउटसाइड काउंटिंग सिस्टम तो जन्नत से शुरू होता है। ठीक है, सीनियर ने कहा शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन। फिर ने कहा अगला एरिया भी, अब ज्यादा काम करे ना कोई तो उसे इनाम में मजीद काम दे दिया जाता है प्रैक्टिस में। सीनियर ने मुझे मजीद काम दे दिया। उसने कहा परचेजेस। मैं कहा सर परचेजेस में क्या रिस्क है? उसने कहा एक ही एरिया के अंदर ये ना समझो एक ही रिस्क होता है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ रिस्क हो सकते हैं। परचेजेस में हमारा जो ज्यादा रिस्क है अंडरस्टेटमेंट का, रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है शाबाश सर, अभी आपने अच्छा गाइड किया, मैं अभी प्रोसीजर परफॉर्म करके आता हूं वापस। अब सुनिएगा, अब हमारा मकसद क्या है, अजर्शन क्या है? अजर्शन मींस मकसद, अंडरस्टेटमेंट चेक करना। अंडरस्टेटमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि सपोर्टिंग, अंडरस्टेटमेंट का मतलब पता है ना, फिर आप कंसेप्ट समझेंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और टी काउंट में जीएल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ऐसा करता हूं कि काउंटिंग सिस्टम में से सैंपल सेलेक्ट करता हूं। पहले भी तो ऐसे किया था, शाबाश मिली थी, बेहतरीन। अब सुनिए जरा, जहन में लेके आइए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नंबर आपके सामने शो कर रहा हूं। जब अंडरस्टेटमेंट का रिस्क होता है ना तो इसका मतलब यह है कि हमारी ट्रांजैक्शन अक्कर ज्यादा हुई है, ये 12 है, रिकॉर्ड कम हुई है 10। अब अगर मैं ऐसी ट्रांजैक्शन, अंडरस्टेटमेंट को चेक कर, ऐसी ट्रांजैक्शन पकड़ना चाह रहा हूं जो हो तो गई अगर लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे सैंपल रिकॉर्डेड अमाउंट से नहीं उठाना, उसमें तो ऑलरेडी वो है जो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर मुझे अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ढूंढनी है ना तो मेरा सैंपल साइज कहां से आना चाहिए? आउटसाइड काउंटिंग रिकॉर्ड्स। यही समझा रहा है। इन शॉर्ट, अगर दरिया को कुएं में बंद करें तो वो कह रहा है ऑडिट के अंदर पॉइंट ए से बी की तरफ जाए तो कोई और रिस्क चेक होगा, और पॉइंट बी से ए की तरफ आए तो कोई और होगा। ये है रेलिवेंस। अगर आप अकरेंस को चेक, ओवर स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं तो रेलिवेंट प्रोसीजर विल बी रिकॉर्डेड अमाउंट टू सपोर्टिंग अमाउंट। उसने अल्फाज शायद कुछ डिफरेंट किए हो इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह के, लेकिन कंसेप्ट ये है पिक। अगर आप क्या चेक करना चाहते हैं? ओवर स्टेटमेंट, तो रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? रिकॉर्डेड से सैंपल सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट्स में देखो। और अगर आप अंडर स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं, अंडर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट में कम रिकॉर्ड, बैलेंस फाइनेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, तो उसका मतलब ट्रांजैक्शन बाहर पड़ी है। अब हम अगर ये ढूंढना चाहते हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हो तो गई है, रिकॉर्ड नहीं हुई, अकर तो हो गई, रिकॉर्ड नहीं हुई, अकर तो हो गई, तो वो कहां से मिलेगी? बेहतरीन। अब आखिरी बात कह के ये वाला कंसेप्ट खत्म। अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट पुराना नाम है, नया नाम अगर ये भी यूज करें तो कंसेप्ट ठीक है, लेकिन नया नाम मॉडर्न ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड रिवाइज हुए ना, तो मॉडर्न ऑडिटिंग में
ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट को हम अब नाम देते हैं ओ फॉर अकरेंस। ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट को क्या नाम देते हैं? अकरेंस। पुराने जमाने में सीनियर कहा करता था देखो ओवर स्टेटमेंट चेक करो, ओवर स्टेटमेंट चेक। ओवर स्टेटमेंट चेक करने का मतलब क्या होता था? सेल्स की ओवर स्टेटमेंट चेक करो। इसका मतलब क्या होता था? देखो सेल्स ओवर स्टेटेड तो नहीं है। इस मकसद के लिए हम प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते थे? सैंपल कहां से सिलेक्ट किया, सारा कंसेप्ट यही छुपा है, रिकॉर्डेड से, और गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ। ठीक है। और तो अब आपका सीनियर ओवर स्टेटमेंट नहीं कहेगा, कहेगा अकरेंस चेक करो। आप कहेंगे अकरेंस चेक करो, इसका क्या मतलब हुआ? फिर याद आएगा ओ फॉर अकरेंस, ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट। अकरेंस का मतलब यही चेक करना है कि क्या जो ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हुई हैं वो एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं। वो एक्चुअली देखो जो रिकॉर्ड हुई हैं अकर हुई है कि नहीं। और अगर सीनियर कहे कि जाओ क्रेडिटर को वेरीफाई करो लेकिन चेक करो इसमें पुराना हुआ ना कोई ऑडिटर, कोई 50 साल पुराना, वो कहेगा चेक करो क्रेडिटर अंडरस्टेटेड तो नहीं। अंडरस्टेटमेंट चेक करो, क्या कहेगा? अंडरस्टेटमेंट चेक करो। अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि ऐसा तो नहीं कि कोई क्रेडिटर हो परचेज की हुई है रिकॉर्ड नहीं थी। अब यहां से उठ के यहां आना पड़ेगा। लेकिन कोई नया ऑडिटर हुआ अगर मॉडर्न ऑडिटर, वो आपको ये नहीं कहेगा अंडर स्टेटमेंट चेक करो, कंप्लीटनेस चेक करो। इसका नाम कंप्लीटनेस क्यों पड़ा? ताकि चेक करो कि क्रेडिटर सारे के सारे कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गए कि नहीं। समझ आई कि नहीं आई? आज के लेक्चर में घर जाके आपको कुछ भी समझ ना आए, सिर्फ ये दो रेलिवेंस के 2 पॉइंट समझ आ जाए ना, बहुत है, हक अदा हो गया। क्योंकि मुझे पता है आगे कितना इस्तेमाल होना है रेलिवेंस, इसलिए इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मैं आपके साथ पढ़ाता हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं करते हम, लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो ना, वहाँ पे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे 4th 5वीं क्लास में पढ़ते। देखिए रेलिवेंस का मतलब क्या? डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। असर्शन और प्रोसीजर को अंडरलाइन करें। असर्शन का मतलब क्या? मकसद। क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद है हमने ये एरिया वेरीफाई करना है कि ओवर स्टेटेड तो नहीं है। हमारा मकसद है हमने चेक करना है अंडर स्टेटेड तो नहीं है। तो आपका मकसद और आपके प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। सुबह टैक्स का पेपर, रात को तैयारी किसकी करनी है? टैक्स की ही। रेलिवेंस तो यही सिखा रहा है। अच्छा अब देखें, इफ ऑडिटर वांट्स टू टेस्ट अकरेंस, अगर वो अकरेंस को टेस्ट करना चाहता है, यानी इसका मतलब क्या? ओवर स्टेटमेंट। यानी कंसेप्चुअली क्या कि जो चीजें रिकॉर्ड हो गई है वो एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं। तो उसे 2 चीजें बतानी है सिर्फ, मुझे पता चल जाएगा कंसेप्ट आगा। कहां से सैंपल उठाए? रिकॉर्डेड से। और किधर जाए? शाबाश, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ। इफ ऑडिटर वांट्स टू टेस्ट अकरेंस, यानी आगे उसने ओवर स्टेटमेंट भी लिख दिया। रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा? टू सेलेक्ट एंड टेस्ट रिकॉर्डेड अमाउंट, यानी ऑडिटर रिकॉर्डेड अमाउंट से सैंपल उठाएगा। कहां से उठाएगा सैंपल? रिकॉर्डेड अमाउंट जो जीएल में पड़ी है, जो इनकम स्टेटमेंट में पड़ी है, और फिर उनको टेस्ट करेगा, उनको वेरीफाई करेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। आगे क्या कह रहा है? However, if मकसद इज, इफ assertion इज completeness, completeness का मतलब क्या है? अंडरस्टेटमेंट, यानी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ ट्रांजैक्शन अकर तो हुई थी रिकॉर्ड नहीं हो सकी गिर के दरमियान में। उसके लिए क्या करना है? रेलिवेंट प्रोसीजर विल बी टू सेलेक्ट एंड टेस्ट इंफॉर्मेशन आउटसाइड अकाउंटिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन आउटसाइड अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी है? गुड डिस्पैच लॉजिक। और इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है? ये लेजर, जनरल लेजर ट्रायल। आउटसाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और इनसाइड, इनसाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये जर्नल लेजर ट्रायल वगैरह। ये बात समझ आई आपको? इसमें सबसे अहम चीज यही है कि सैंपल्स उठा कहां से रहे हैं और जा किधर रहे हैं।
डोर के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे, कंप्लीटनेस वेरीफाई हो रही है। दूसरे से इस तरफ आएंगे तो अगर सीधे रास्ते से जाएं, पहले डॉक्यूमेंट और फिर रिकॉर्डेड अमाउंट, जैसा काउंटिंग साइकिल होता है, कौन सी दर्शन होती है? कंप्लीटनेस। और अगर रिवर्स बैक आए, अकरेंस। ये बार बार घर जाके 10-12 दफा इस पकाएं समझते हैं? एक तो पकाना है, और छोटे से पकाएंगे तब होता है पक्का पानी याद, पक्का पानी भी नहीं क्या है, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें इस वन को, बहुत दफा इस्तेमाल होगा। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं कैसे बताऊं आपको ये कितना है, बस समझ लें। फिर क्या, हाँ फिर क्या रहा है, एक प्रोसीजर जो एक असर्शन यानी एक मकसद के लिए रेलिवेंट है, वो हो सकता है दूसरे के लिए रेलिवेंट ना हो। अब आपके दो मकसद हैं, सीए भी करना है और एक काम और भी करना है। लेकिन एक का प्रोसीजर दूसरे के लिए, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, वो ज्यादा है मैं। तो एक अगर पढ़ते रहते हैं तो वालिदैन की खिदमत के लिए टाइम कम होगा, और अगर वालिदैन की खिदमत का पढ़ने के लिए, तो एक प्रोसीजर जो एक मकसद के लिए रेलिवेंट है वो शायद दूसरे के लिए रेलिवेंट ना हो। अच्छा मुझे बताइए, इसको भी एक्सप्लेन में दी है, इसको छोड़ते हैं, इसको कल करेंगे, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। याशी आगे याशी करवा दी सिर्फ इस पॉइंट 1 की वजह। एक असर्शन समझ रहे, असर्शन क्या है? मकसद हमारा किसी भी एरिया को, अच्छा टेक्निकल डिस्कशन करते हैं आप थोड़ी, किसी भी एक एरिया को हमने वेरीफाई करना है, जैसे सेल्स को, क्या हमारा मकसद यानी असर्शन एक ही होगी या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा होगी। सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं तो एक मकसद हमारा, एक असर्शन होगी ओवर स्टेटमेंट यानी अकरेंस, एक होगी अंडरस्टैंड यानी कंप्लीटनेस। तो असर्शन यानी मकसद एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहले में उसने ये बताया कि आपका मकसद और प्रोसीजर रेलिवेंट होना चाहिए, रिलेट कर, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। समझ आ रहे हैं लॉजिकल? दूसरे में क्या समझा रहा है कि एक काम के लिए प्रोसीजर जो कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरे मकसद दूसरी दर्शन के लिए रेलिवेंट ना हो। मुझे 2 थॉट पढ़ी, आज तक नहीं समझे, आपने मुझे समझाना, ये फैब्रिकेशन है, सच में नहीं पढ़ी, और अगर पढ़े भी कोई बताता नहीं है। आपने बताना है फैब्रिकेशन किसकी है, किस भाई फैब्रिक, आपने बताना है मुझे क्यों, आज तक सोच रहा हूँ, समझ नहीं आई। वो वेरिफिकेशन कर रहे थे हम व्हीकल्स की, क्लाइंट के पास कुछ गाड़ियां थी, सीनियर ने कहा गाड़ियां है ना हमारा, ये भी मकसद है, ये भी असर्शन है कि हमने चेक करना है कि बैलेंस शीट में जितनी गाड़ियां हैं उतनी एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं। ये भी मकसद है, ये भी असर्शन है, एग्जिस्टेंस को चेक करना है। और ये भी चेक करना है कि गाड़ियां क्लाइंट ही की या किराए की तो नहीं है, ओनरशिप भी चेक करनी है। मैंने कहा बिल्कुल सर, समझ आ गया। उन्होंने कहा जाओ फिर। मैंने कहा सर प्रोसीजर तो बाद में डिसाइड करूंगा, पहले मुझे असर्शन बताएं कौन सी। मैंने कहा असर्शन चेक करो जाके, पहले कौन सी असर्शन? एग्जिस्टेंस की असर्शन चेक करो। मैंने कहा सर अभी चेक करके आता हूं। मैं गया, थोड़ी देर बाद वापिस आया, मैंने कहा हाँ भाई प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। मैंने कहा सर बिल्कुल कर लिया। उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई करनी थी, कर ली? मैंने कहा कर ली। कैसे? मैंने कहा मैं सर क्लाइंट के पास गया, मैंने उससे कहा सारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक निकालो, और मैंने देख लिया रजिस्ट्रेशन बुक जितनी थी उन सब पे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि गाड़ियां एग्जिस्ट कर रही हैं। एक लगाई मुझे, सही लगाई, खुदा का खौफ। क्यों लगाई? क्योंकि मेरी असर्शन और मेरा प्रोसीजर रेलिवेंट नहीं थे, रेलिवेंट नहीं थे। अच्छा ये बात हो रही है, ये समझ आ गया कंसेप्ट? इस गोले की पैरेलल यूनिवर्स में एक और जगह पे, उधर भी मैं ऑडिट फर्म में था, उधर भी मैनेजर ने मुझे कहा जाओ वेरिफिकेशन, लेकिन उधर के मैनेजर ने पहले कहा कि तुम एग्जिस्टेंस नहीं, तुम चेक करो कि गाड़ियां वाकई क्लाइंट की है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, अभी जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आ गया, उसने कहा हाँ भाई। मैंने कहा सर चेक कर लिया। उसने कहा कैसे? मैं कहा सर नीचे जाके गोदाम में देख आया हूँ, सारी की सारी गाड़ियां वहां मौजूद हैं।
हमारे घर में मौजूद है नहीं, तो ये असर्शन, एक और, अब क्यों पढ़ी? ये भी असर्शन और प्रोसीजर रेलिवेंट नहीं है। क्यों? ये वाला जो असर्शन है ये थी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की, इसके लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना रेलिवेंट नहीं है, नहीं है। फिर इसके लिए कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट है? रजिस्ट्रेशन। शाबाश। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर हम एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना चाहते हैं, कौन सी असर्शन? एग्जिस्टेंस की असर्शन को वेरीफाई करना चाहते, तो फिजिकल वेरिफिकेशन रेलिवेंट प्रोसीजर है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं। और अगर मैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यानी ओनरशिप को चेक करना चाहता हूं तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट प्रोसीजर है, फिजिकल वेरिफिकेशन रेलिवेंट नहीं है। यही तो सिखा रहा है कि प्रोसीजर फॉर वन असर्शन may not be relevant for other assertion। ये नहीं समझा रहा भाई, एग्जाम्पल से बात समझ आ गई? वापिस आ। फिर इसके बाद तीसरी बात क्या कर रहा है? इफ वांट, भाई ये तो कॉमन सेंस की बात। वो कहता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है। अब देखें, अब बदला लेने का, इंतकाम लेने का टाइम आ गया। अब मेरी बारी है, मैं लगाऊंगा। अब इसको पहचानते हैं, ये काउंटिंग सिस्टम के फेजेस बताए नहीं थे? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमारे ऑडिट में ये आउटपुट क्या होता है? प्रोसेसिंग क्या है? ओपिनियन हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल की भी, इसकी टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल भी करते हैं। भाई मुझे पहले तो ये बताएं, रिवाइज कराएं कंसेप्ट। अगर ओपिनियन हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है तो इंटरनल कंट्रोल को क्यों चेक करते हैं? ताकि पता चले ये स्ट्रांग है कि वीक है। स्ट्रांग है तो हमारे ही प्रोसीजर कम होंगे, वीक है तो हमारे प्रोसीजर ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए तो कंट्रोल को इग्नोर करना चाहिए कि अंडरस्टैंड टेस्ट करना चाहिए? फिर बताइए, कंट्रोल्स को इग्नोर करना चाहिए कि अंडरस्टैंड टेस्ट करना चाहिए? फिर बताइए, कंट्रोल्स को इग्नोर करना चाहिए या अंडरस्टैंड टेस्ट करना चाहिए? आई कैप ने पास पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया कि अंडरस्टैंड करता है ऑडिटर, हमने कहा बिल्कुल सही कहा। उसने कहा पूरी बात तो सुन लो, इसलिए ताकि अपनी रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। हमने करेक्शन करते हुए कहा नहीं, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है, टेस्ट करता है, लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, रिस्क असेस करने के लिए। शाबाश, रिस्क असेस करने के लिए। क्लियर? अच्छा चलिए, ये कंसेप्ट तो पुराना रिवाइज हो गया। अब सुनिए, मुझे बताइए इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर, इसको टेस्ट, अंडरस्टैंड और टेस्ट करने के प्रोसीजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के एक जैसे होंगे कि नहीं? सोच के बताएं, एक जैसे होंगे कि फर्क होंगे? क्या फर्क होंगे? किस लिए? इसकी रीजन सुन लें। इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स होती हैं, इसमें प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें हम ये देखते हैं एम्प्लॉय टाइम पे आया कि नहीं आया, सो रहा है कि जाग रहा है, बीए फेल है कि सीए पास है। ये चीज इधर देख, जो इधर क्या देखते हैं? जो सेल, परचेज, पेरोल रिकॉर्ड की है, 50,000 की है कि 60,000 की है कि 40 की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स चेक होती हैं, इंटरनल कंट्रोल में पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस चेक होते हैं। दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है, इसलिए दोनों को लिए प्रोसीजर भी डिफरेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करके, उनके नाम बता दूं आपको पक्का? उसको कहते हैं सबस्टैंटिव प्रोसीजर, सबस्टैंटिव। एक मिनट और नहीं, सबस्टैंटिव। शाबाश, सबस्टैंटिव प्रोसीजर।
सब्सटेंटिव, शाबाश। और जो इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड और टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर होते हैं उन्हें कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये आसान है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब क्या क्या चाह देखिए, रेलिवेंस की एग्जांपल है ना, इसको रेलिवेंस के साथ लिंक करने लगा हूं। कहता है भाई कसम है तेरे को, अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना हुआ ना तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना परफॉर्म करना। टेस्ट, दुनिया का जो सबसे पहला ऑडिटर था उसकी आत्मा व्याकुल हो जाती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में लिखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए लिख देते हैं। कहता है ऐसा नहीं करना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डेड अमाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं। और इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर रेलिवेंट नहीं है। इसी को बता रहा है, पढ़ के देखते हैं। कहता है इफ वी वांट टू चेक इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट एविडेंस विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आगे एक्सप्लेन कर रहा है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हमें पता चलेगा कि डेविएशंस हैं कि काम ठीक परफॉर्म हो रहा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चलेगा क्या काम ठीक परफॉर्म हो रहा है। डेविएशन अगर तो परफॉर्मेंस हो रही है, परफॉर्मेंस हो तो कंट्रोल स्ट्रांग है, और परफॉर्मेंस नहीं हो रही डेविएशन है, वीकनेस है। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर इफ वी वांट टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलिवेंट एविडेंस विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इससे क्या पता चलेगा भाई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से तो पता चला कि कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं कि डेविएट हो रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर से क्या पता चलेगा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। बताया था ना, मिस स्टेटमेंट का लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। भाई क्लियर हो गई ये बात। चलिए, ये था हमारा रेलिवेंस, रेलिवेंस वाला। सब्सटेंटिव, हाँ जी हाँ जी हाँ। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्या मतलब है, सुन ले टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं ना जो स्टैंडर्ड में, सुन ले। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मिस स्टेटमेंट नहीं, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, खुद नहीं बना रहा, आगे आगे पीछे कहीं लिखी होगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं, आपको नहीं की ना रहा, नहीं एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। हाँ शाबाश शाबाश, दिखा बिल्कुल। ये देखें पेज 34 पे आइए, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। आज आपने ये याद करने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज की होम असाइनमेंट क्या है, इन्होंने पूछा सर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने समझा तो दिया, इसकी डेफिनेशन भी बता दें। तो उन्होंने एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, मैंने कहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी तो समझाया, वो भी। तो दोनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स कहाँ है। आज की होम असाइनमेंट इन दोनों को याद करना है आपने, लिख भी लें याद करने के लिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की डेफिनेशन, ताकि जब बाद में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बारी आए ना तो मुझे ये पढ़ाना ना पड़े। आज का जो टाइम लगा है कल का टाइम सेव हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह कर लेंगे जी। ये आज का टाइम इंशाल्लाह कल सेव हो जाएगा जी। रेलिवेंस तो करना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान जी। चलिए भाई, क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में हमने रेलिवेंस को डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक मिनट,
इनाम नहीं लेना, यस सर, रजिस्टर। अच्छा सुन ले, जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की हुई हैं वो अपने अपने बेंच पे असाइनमेंट इकट्ठी करके कॉर्नर पे रख दे यहाँ।